अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 13 साउंड, और आज का टॉपिक है नेचर ऑफ साउंड वेव्स। इस चैप्टर का लेक्चर 1 हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि साउंड जो होती है वो क्या होती है और इसकी नेचर क्या है, और वो वैक्यूम से पास नहीं कर सकती, और इससे वैक्यूम से पास नहीं कर सकती इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था। आज हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, क्योंकि इसको हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि साउंड वेव्स जो होती है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो मैकेनिकल वेव के आगे से टाइप होती है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो उसमें से ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो इस वजह से इसको मीडियम की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर साउंड जा रही है तो उसको मीडियम की ज़रूरत है जाने के लिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो वो नहीं जा पाएगी। फिर बिकॉज द पार्टिकल्स इन द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, इस तरह ये ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न ये है, जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इधर इर्द गिर्द क्या होती है, एयर के पार्टिकल्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द। जब ये वाइब्रेट करते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स, कि इनमें से वाइब्रेशन हुए, मैं बना नहीं सकती तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया कि हमारे वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को साथ वाले एयर पार्टिकल्स जो करीब करीब होंगे उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसकी वजह से ये भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, ये सारे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। अब ये अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन इसकी वाइब्रेशन की वजह से साथ वाला डिस्टर्ब हो जाता है और ये अपनी एनर्जी इसको दे देते हैं, तो ये भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। अब ये भी अपनी जगह पे रहेंगे, इसकी वजह से इसके साथ वाला वाइब्रेट करने लग जाएगा, क्योंकि वो डिस्टर्ब होगा, तो ये अपनी एनर्जी उसको दे देंगे और ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इसकी वजह से इसके साथ वाला वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है और फिर इस तरह से हमारे कान तक आवाज़ पहुंच जाती है। ये वाइब्रेशंस बेसिकली हमारे कानों तक आ रही होती हैं। तो वाइब्रेशन मेन वजह है जिसकी वजह से साउंड बनती है। अब अगर ये एयर के पार्टिकल्स जो यहाँ पर हैं, जो कि एक मीडियम है जिसकी वजह से साउंड यहाँ हमारे कान तक आई, अगर ये ना होते, मतलब जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम होता है कि कोई भी एयर का पार्टिकल या कोई भी मीडियम वहाँ पर ना होना, तो फिर हम साउंड को सुन ना पाते, क्योंकि ये वाइब्रेशंस कोई ऐसा सोर्स ही नहीं होता जो वाइब्रेशंस को आगे ट्रांसफ़र कर सके। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एयर के पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहते हैं, बस वाइब्रेशंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। ये वाइब्रेशंस क्या है, बेसिकली एनर्जी। ये एनर्जी अपनी इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, इस वजह से हमारे कान तक ये आवाज़ पहुँच जाती है। अब जब ये वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होती है ना, तो एक वेव बन जाती है, और वो वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी होती है, ऐसे स्प्रिंग जैसे कहीं से ये ऐसे बंद हो, फिर कहीं से हम स्प्रिंग को खोलें तो ऐसे खुल जाता है, फिर कहीं से दोबारा बंद होता है। तो जहाँ से ये बंद होता है इसको आप बोलते हैं कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेस्ड होना, कॉम्प्रेशन। और जहाँ से ये खुला होता है उसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो मतलब ये वाइब्रेशंस इस तरह से आती हैं, और इसके अंदर ये जो वाइब्रेशंस होती हैं इस तरह से ये वेव्स की फॉर्म में हमारे कान तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा बिकॉज द पार्टिकल्स इन द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। पार्टिकल्स जो है मीडियम के अंदर, जैसे एयर की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं बैक एंड फोर्थ एंड ट्रांसफ़र देयर काइनेटिक एनर्जी टू नियर बाय मॉलिक्यूल्स, और साथ वाले को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इस तरह से पार्टिकल्स जो होती हैं वाइब्रेट करती हैं और ट्रांसफ़र करते रहते हैं अपनी एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, और इस तरह से चेन ऑफ वाइब्रेशंस बन जाती है। मतलब एक पार्टिकल अब अपनी इसको देगा, ये इसको देगा, तो चेन ऑफ वाइब्रेशंस बन जाती हैं। ये वाइब्रेट हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ। फिर कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शन आ जाते हैं, इसको भी हम देख चुके हैं। कॉम्प्रेशन वो वाला हिस्सा जो कॉम्प्रेस्ड हुआ था, इकट्ठा था, और रेयरफेक्शन वो वाला हिस्सा जो थोड़ा खुला था। अब कॉम्प्रेशन जो है, आप देखो इसमें 7 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस हाई प्रेशर पार्ट ऑफ साउंड वेव्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के वो क्लोज टुगेदर होते हैं और आहिस्ता मूव करते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, प्रेशर लो होता है। पार्ट्स ऑफ द साउंड वेव्स, ये लो प्रेशर पार्ट है साउंड वेव का, और यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम्स के वो दूर दूर होते हैं, आर फॉर अपार्ट एंड मूव फास्टर। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कॉम्प्रेशन में प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोज होते हैं और वो आहिस्ता मूव करते हैं। रेयरफेक्शन में प्रेशर कम होता है और पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और वो तेज़ी से मूव करते हैं। और जो ये दोनों जो हैं ये बन किसकी वजह से रहे हैं, वाइब्रेशन ऑफ साउंड की वजह से। वाइब्रेशंस हुई थी ना, तो उसकी वजह से ये वेव बनी थी। अभी हमने देखा कि ये पार्टिकल्स ऐसे ऐसे अपनी वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करते हैं, ये वाइब्रेशंस इधर से इधर जा रही हैं, जिसकी वजह से ये वेव बनती है। फिर हम बुक से भी साथ साथ देख लें कि हम क्या कवर कर रहे हैं, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। हम कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन भी कवर कर चुके हैं, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये भी हम कवर कर चुके हैं।
हर टॉपिक की डायग्राम आपने ज़रूर करनी है। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप यहाँ से ये डायग्राम्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका कंप्रेशन वाला पार्ट वही है जहाँ पे पार्टिकल्स ऐसे कम का साथ साथ है, और फिर रेयरफेक्शन जो खुला वाला, तो यहाँ पे उन्होंने पार्टिकल्स खोल के बनाए हुए हैं। दोबारा से फिर तंग कर दो तो यहाँ से ये आ जाता है। फिर नेक्स्ट है कि रिलेटेड टर्म्स है साउंड वेव्स से, मतलब हम वर्ड्स टर्म्स यूज़ करेंगे। हम आगे जाके वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ करेंगे। टाइम पीरियड, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ताकि हम आगे जाके इनकी आपको बताना ना पड़े बार बार कि वेवलेंथ क्या थी, एम्पलीट्यूड क्या था। आपने सिर्फ टर्म्स जो है वहाँ पर लिखनी है। वेव हमारे पास क्या होती है कि हम वेव को इस तरह से भी अगर हम वेव देखते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव देख लेते हैं, वो इस तरह से होती है। फिर हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जो इस तरह से होती है, ठीक है। ये थोड़े तंग थे और ये खुले थे, मतलब ये जो है वो रेयरफेक्शन है, मैं पूरा नहीं लिख रही। और ये क्या है, कॉम्प्रेशन है। और यहाँ पे दोबारा कंप्रेशन शुरू हो जाता है, फिर दोबारा से रेयरफेक्शन शुरू हो जाता है। ये अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये क्या है, क्रस्ट ऊपर वाला, नीचे वाला ट्रफ। ये हम पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर्स में हमने किया हुआ है, तो इसलिए ये नई चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर क्रस्ट आती है, फिर ट्रफ, इस तरह से वेव चलती रहती है। अब वेवलेंथ क्या होती है ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि दो सेम चीज़ों के दरमियान का डिस्टेंस जो होता है वेवलेंथ। जैसे क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होगा। इसी तरह ट्रफ और ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, वेवलेंथ, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये लैम्डा बोलते हैं इसको। अगर इस तरह की वेव है तो ये कॉम्प्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, दोबारा से कॉम्प्रेशन है, ये दोबारा से रेयरफेक्शन है। तो दो कॉम्प्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ हो जाएगा, और दो रेयरफेक्शन के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ हो सकता है। तो बेसिकली सेम चीज़ों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक वेव का आपने कॉम्प्रेशन पहला वाला ले लिया और एंड वाला ले लिया और कहा कि इनके दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ है, नहीं। एग्जैक्ट कंसेक्टिव, दो एक जो करीब करीब होंगी उनका। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, और बिटवीन कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन ऑफ वेव। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ये आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। अब देखो ये मेरे पास वेव है, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना एक वेव कवर कर सकती है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या था, एक वेव बनती कैसे, यहाँ पर पार्टिकल पड़े हुए थे, बिल्कुल अपनी जगह पर पड़े हुए थे, यहाँ पर पार्टिकल्स हैं। जब वाइब्रेशंस हुई, वाइब्रेशन की वजह से साउंड बनती है, तो ये वाइब्रेट करता हुआ यहाँ तक आया, ये वाइब्रेट करता हुआ थोड़ा ऊपर चला गया, ये और ऊपर चला गया वाइब्रेट करता हुआ है, फिर ये इतना हुआ, ये फिर इतना हुआ। कुछ पार्टिकल्स नीचे भी जा सकते हैं वाइब्रेट करते हुए, क्योंकि बैक एंड फोर्थ होती है ना, आगे पीछे इस तरह से होती है, इस तरह भी होती है और इस तरह अप एंड डाउन भी होती है। फिर ये इस तरह से आया और ये थोड़ा सा इधर आ सकता है, फिर ये वाइब्रेट करता हुआ इधर हो सकता है इधर आया हो इधर आया हो। तो इस तरह से वेव बनती है। फिर हम इसको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, एक वेव। सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन किस पार्टिकल की हुई है, इस वाले की, ये बहुत ऊपर तक गया है, तो इसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर्ड किया है, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड जो होता है वो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। फिर एक टर्म आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। डिस्टेंस तो ये सारे हैं, इसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, इसने यहाँ तक किया, इसने यहाँ तक, इसने यहाँ तक, ये सारे डिस्टेंस है, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये डिफरेंस है एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस में। तो ये क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, के पार्टिकल्स जो हैं वो कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करें, मैक्सिमम किया है तो वो एम्पलीट्यूड हो जाता है। इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी लेवल कैरिड बाय द साउंड। अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर्ड हुआ है तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। सो हाई एम्पलीट्यूड का मतलब होता है हाई एनर्जी, लो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है लो एनर्जी। मतलब ये जो एक वेव आई है ये, और एक वेव आई है ये। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम। इसका मतलब ये साउंड जो है वो भारी आवाज़ वाली है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और ये हल्की सी कोई आवाज़, मतलब कोई हल्का सा इंसान बोल रहा है तो वो उसकी आवाज़ की ये वेव है, लो एम्पलीट्यूड है, लो एनर्जी है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। अब मेरे पास टाइम जो है, मैंने अपना जो उसको बोलते हैं, आप कोई भी टाइमर अपना ऑन कर लो फ़ोन पे और आपने 1 सेकेंड लगा दिया। अब 1 सेकेंड में जितनी वेव बनेंगी, देखो एक वेव यहाँ से यहाँ तक, जिसमें क्रस्ट और ट्रफ उसको एक वेव बनते हैं, यहाँ तक एक वेव बनी है। फिर ये क्रस्ट है, फिर ये ट्रफ है तो ये 2 वेव बनी है, फिर ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है तो ये 3 वेव बनी है। तो बेसिकली मेरे पास 3 वेव्स बनी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। मतलब 1 सेकेंड में 3 वेव्स बनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ़ वेव्स, कितनी वेव्स बन सकती हैं 1 सेकेंड में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f से लिखते हैं। उसका यूनिट होता है जिसको आप बोलते हो हर्ट्ज़।
फिर टाइम पीरियड जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा एक साइकिल कंप्लीट होने में, मतलब एक साइकिल होता है क्रस्ट और पूरा ट्रफ। और अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल की बात करती हूँ तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पूरी मिलाकर एक वेव होती है। तो बनने में, साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको आप बोलते हो टाइम पीरियड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, और ये इसका यूनिट क्योंकि टाइम है सेकंड होगा, और ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।